टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे आइरिस मर्डॉक का लिखा नावल अंडर द नेट। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं हमारी राइटर के बारे में। तो मर्डॉक का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1919 को इन डबलिन, आयरलैंड। बट फैमिली कुछ टाइम बाद लंदन आ गई एंड ये सिर्फ हॉलीडेज़ में ही अपने होमलैंड जाया करती थी। 2 कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप थी इनके पास और इस बाई नेशनल आइडेंटिटी से इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अफेक्टेड हुई, जो अक्सर इनके नॉवेल्स में भी देखने को मिलता है। फैमिली की तरफ से तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। काफ़ी अच्छा बचपन बीता। फादर सिविल सर्वेंट थे एंड मदर ओपेरा सिंगर थी। मर्डॉक करियर वाइज भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट थी, लेकिन बाद में ये जॉब इन्होंने छोड़ दी एंड इसी दौरान 5 नॉवेल्स भी लिखे, बट इनमें से एक भी पब्लिश नहीं हुआ था। फ्रेंच फिलोसोफर्स से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी मर्डॉक। 1956 में इन्होंने एक ऑथर एंड लिटरेरी क्रिटिक जॉन बेली से शादी की। इनका इन्फ्लुएंस भी मर्डॉक की राइटिंग्स में मिलता है। बेली ने एलेजी फॉर आइरिस लिखी, जिस पर 2001 में एक मूवी आइरिस बनी। बहुत ही टैलेंटेड थी मर्डॉक, बचपन से ही लिखने में इंटरेस्ट था एंड अपने लाइफ टाइम में इन्होंने 26 नॉवेल्स लिखे। अंडर द नेट इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था। काफ़ी अवार्ड्स भी इनको लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए मिले। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के नॉवल अंडर द नेट की। तो ये पब्लिश हुआ था 1954 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू रेमन क्यूनू, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इस नॉवल की सेटिंग लंदन में ही है। इन 2005 द नॉवल वाज चोजन बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स फ्रॉम 1923 टू प्रेजेंट एंड क्रिटिक्स भी इसे मर्डॉक का बेस्ट वर्क मानते हैं। लेकिन मर्डॉक इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस नॉवल में उनकी राइटिंग काफ़ी इमेच्योर है। अब बात करते हैं नॉवल की स्टोरी की। ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। एंड कन्फ्यूजन ऐसी कि विकीपीडिया पर प्लॉट बार बार पढ़ने से भी क्लियर नहीं होता कि हो क्या रहा है। नॉवल के नाम पर मर्डॉक ने एक्चुअल में नेट माने जाल ही बना दिया है। बिगनिंग में हमें पता चलता है कि कहानी का प्रोटैगनिस्ट जेम्स जेक डोनाह्यू, जो कि एक राइटर है, इंग्लैंड वापस आता है एंड वापस आते ही उसे उसका फ्रेंड फिन, जो कि वाकई में उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, एक बैड न्यूज़ देता है। फिन जेक को बताता है कि उन्हें अभी अपार्टमेंट छोड़ने के लिए बोल दिया है मैज ने। मैज जेक की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए जेक एंड फिन उसके अपार्टमेंट में फ्री में रह रहे थे पिछले 18 मंथ्स से। बट मैज अब जेक से ब्रेकअप कर रही थी, क्योंकि अब उसे नया बॉयफ्रेंड सेमी स्टारफील्ड मिल गया था, जिसने मैज को प्रॉमिस किया है कि वो उसे फेमस बना देगा। जेक प्रोटेस्ट करता है, बट मैज तो उन दोनों को क्लियरली बोल देती है कि जाते हुए अपना सारा का सारा सामान भी लेते हुए जाना, एंड वो भी आज ही। अब बेचारा जेक मैज से पूछ लेता है कि बताओ तो सही जाएं किधर। तो मैज कहती है कि अपने उस फिलोसोफर फ्रेंड डेव गेलमैन से कांटेक्ट करो, उसकी हेल्प लो। जेक और फिन को गुस्सा तो आता है, बट अब वो दोनों कर भी क्या सकते थे। अपना सारा सामान लेकर सर पर छत की तलाश में वो दोनों शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जेक फिन को बोलता है कि मैं सामान लेकर मिसेस टिंकैम की न्यूज़पेपर शॉप पर जाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है मैच के यहाँ, एंड तुम डेव के घर जाओ एंड उसको बोलो कि हेल्प करे हमारी। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो जेक मिसेस टिंकैम की शॉप पर जाता है एंड उनको आप बीती बताता है। मिसेस टिंकम, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, उसकी बात सुनती हैं एंड बात करते करते जेक को पता लगता है कि उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिसिंग है, जो कि उसकी ट्रांसलेशन है जीन पियरे ब्रेतुइल के लिखे नॉवल ले रोसिग्नॉल दी बॉयज़ की। ये पता लगने के बाद वो डेव के घर जाता है, जहाँ उसने पहले फिन को भेजा था, बट फिन बाहर खड़ा उसकी वेट कर रहा था। एंड वो जेक को बताता है कि डेव ने कहा है कि वो मतलब फिन तो उसके साथ रह सकता है, लेकिन जेक नहीं, क्योंकि डेव को लगता है कि जेक और वो दोनों एक जैसे हैं और साथ रहने से उनके काफ़ी झगड़े हो सकते हैं।
वो फ़िन को बोलता है कि जेक को बोलो कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना क्विंटिन के पास जाए। सो अब फ़िन के तो रहने का अरेंजमेंट हो चुका था, लेकिन जब फ़िन जेक को बोलता है कि एना के पास जाकर हेल्प मांगो, तो एना का नाम सुनते ही जेक उसके ख्यालों में खो जाता है। जेक एना को लेकर काफ़ी सीरियस था, बट एना नहीं थी तो ब्रेकअप हो गया। एंड काफ़ी सालों से उसने एना को देखा भी नहीं था, बट फिर भी वो उसे ढूंढता है कि शायद एना ही उसकी हेल्प कर दे। एंड एना जेक को रिवरसाइड माइमिंग थिएटर में मिल जाती है। वो इस थिएटर की डायरेक्टर है, सो दोनों मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। एंड वो एना को उसके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो माइम रिलेटेड कुछ बना रहे हैं। एंड इसी के साथ एना जेक को बोलती है कि देखो, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना फिर कभी। एंड वो उसे खुद कांटेक्ट कर लेगी अगर उसे कभी लगा कि वो उसको मिलना चाहती है। थिएटर ऑफिस से जाते हुए एना जैक को उसकी सिस्टर सैडी, जो कि एक बड़ी फिल्म स्टार है, को कांटेक्ट करने का बोलती है। एंड कहती है कि सैडी अपने अपार्टमेंट में हाउस सिट के लिए किसी को रखना चाहती है। अब जेक दिन भर यहाँ से वहाँ घूम घूम कर थक चुका था, तो वो एना के जाने के बाद उसके ऑफिस में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेक एना के दिए एड्रेस बेलबेक स्ट्रीट जाता है एना के सिस्टर सैडी से मिलने के लिए। सैडी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड वो जेक से मिलकर बहुत खुश होती है। जेक को बताती है कि उसे सिर्फ हाउस सेट करने के लिए ही किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे तो एक बॉडीगार्ड भी चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए। वो जेक को बताती है कि ह्यूगो बेल फाउंडर, जिसका खुद का एक फिल्म स्टूडियो है एंड जहाँ एना काम करती है, ह्यूगो बेल फाउंडर। बस अब ह्यूगो का नाम सुनते ही फिर से जेक फ्लैशबैक में चला जाता है एंड उसे याद आता है कि ह्यूगो कभी उसका अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। वो दोनों एक मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी में मिले थे, जहाँ वो दोनों एक न्यू कोल्ड वैक्सीन के टेस्ट के लिए पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया था एंड इस दौरान फ़िलॉसफ़ी पर दोनों ने अपने बहुत से थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। अब जेक ने इसी डिस्कशन पर पूरी की पूरी बुक लिख दी थी, जिसमें मोस्टली ह्यूगो के ही फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स थे। एंड ये वन एंड ओनली बुक थी, दी वन एंड ओनली बुक जो कि पब्लिश हो पाई थी। जेक अपनी इस हरकत से काफ़ी अशेम्ड फील करता था, क्योंकि उसने ह्यूगो से बिना परमिशन लिए ही उसके थॉट्स को बुक में इंक्लूड कर लिया था। एंड इसी वजह से वो ह्यूगो से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख पाया था। शर्म की वजह से शायद हिम्मत नहीं होती होगी। अब सैडी तो उसे अपने हालात बता रही थी एंड जेक था कि अपनी ही यादों में खोया हुआ था। तो सैडी उसको फिर से होश में लाती है एंड ज़ोर से बोलती है कि जेक, सुन पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सैडी उसे बताती है कि ह्यूगो उसे पागलों के जैसे प्यार करता है, बट वो उसको पसंद नहीं करती। सो बात तो पक्की हो जाती है कि जेक अब सैडी के अपार्टमेंट में रहेगा। अब रहने का इंतज़ाम करके जेक मैज के घर जाता है, क्योंकि उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट वहीं रह गई थी। तो जब जेक मैज के घर पहुंचता है, तो उसे वहां मैज का करंट बॉयफ्रेंड सैमी स्टारफील्ड मिलता है। अब जेक तो सैमी को जानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बुकी है जो हॉर्स राइडिंग पर पैसा लगाता है। एंड सैमी जेक को ही गलत समझ लेता है। वो समझता है कि जेक काफ़ी हर्ट हुआ है क्योंकि मैज ने उससे सैमी की वजह से ब्रेकअप कर लिया। वो उसको कुछ पैसे ऑफ़र करता है, तो जेक उसको कहता है कि ये पैसा तुम आज जो हॉर्स जीतने वाला है उस पर लगा दो। सैमी ऐसा ही करता है एंड वो जीत जाता है एंड जेक के भी 633 पाउंड्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट थी उस टाइम जेक के लिए। सैमी जेक को कहता है कि वो उसे चेक भेज देगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस नहीं ला सका था। सो जेक अब सैडी के अपार्टमेंट जाता है एंड क्योंकि वहाँ पर सब फैसिलिटीज़ थी, तो वो काफ़ी ईज़िली कंफर्टेबल हो जाता है। बट ये रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट उसका ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि उसे सैडी की बुक शेल्फ में उसी की लिखी हुई बुक दी साइलेंसर की कॉपी दिखाई देती है। उसने तो इतने सालों में भी उस बुक की कॉपी नहीं देखी थी। अब ये वही बुक है जिसे जेक ने ह्यूगो से बिना परमिशन के लिखा था। अब जेक फिर से ह्यूगो को याद करने लग जाता है, बट
तभी फ़ोन रिंग करता है एंड वो अपनी यादों से वापस आता है। अब कोइंसिडेंट देखो, कॉल पर ह्यूगो ही था। जेक कॉल रिसीव करता है एंड ह्यूगो को अपनी पहचान बताता है एंड मिलने को भी बोलता है, बट ह्यूगो फ़ोन रख देता है। इस वजह से जेक के मन में काफ़ी हलचल सी हो जाती है एंड वो डिसाइड करता है कि वो ह्यूगो के घर जाकर ही उसका सामना करेगा एंड कन्फेस करेगा कि उसने उनके शेयर थॉट्स एंड डायलॉग्स पर उसकी परमिशन के बिना बुक लिख दी। बट जब वो अपार्टमेंट से निकलने लगता है तो उसे पता लगता है कि सैडी तो डोर पर लॉक लगा कर चली गई है। सो अब वो बाहर नहीं जा सकता था। वो विंडो से बाहर की तरफ चिल्लाता है, तभी डेव एंड फिन वहाँ आ जाते हैं एंड फिन लॉक तोड़ देता है। अब तीनों टैक्सी में ह्यूगो के घर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूगो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। वो आसपास पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ह्यूगो किसी पब में गया है। अब ढूंढने तो निकले थे ह्यूगो को पब में, बट कौन सा पब ये तो पूछना ही भूल गए। इसी चक्कर में वो आसपास के सभी पब्स में जाकर ह्यूगो को ढूंढते हैं। ह्यूगो तो नहीं मिलता, बट तीनों काफ़ी क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं एंड इसी बीच डेव को उसका फ्रेंड लेफ्टी टॉड मिलता है। लेफ्टी टॉड लेबर मूवमेंट का एक्टिव मेंबर है। अब लेफ्टी टॉड अपना एक्सपीरियंस उन तीनों के साथ शेयर करता है एंड जेक को इनवाइट करता है कि वो एक पॉलिटिकल प्ले लिखे जिससे लोगों को लेबर यूनियन के इश्यूज़ को समझने में आसानी हो। चारों ही एकदम टल्ली हो चुके थे एंड डेव तो थेम्स रिवर में डुबकी भी लगा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हैंगओवर होता है तो डेव को याद आता है कि वो और फिन जेक को मिलने सैडी के अपार्टमेंट क्यों गए थे, क्योंकि उसे जेक को एना का एक लेटर देना था जिसमें एना ने लिखा था कि वो जेक से अर्जेंट मिलना चाहती है। अब देर तो हो चुकी थी, फिर भी जेक थिएटर जाता है जहां एना ने उसे आने को कहा था, बट अब देर हो चुकी थी एंड एना जा चुकी थी एंड वहां उसे एना का एक और लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि अब वो और वेट नहीं कर सकती एंड उसने डिसाइड कर लिया है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने का जो उसके लिए है ही नहीं। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हमें पता लगता है कि जेक अपनी बुक द साइलेंसर की कॉपी वापस चाहता है जिसे उसने सैडी के अपार्टमेंट में देखा था। तो वो चोरों के जैसे बैक स्टेयर से अपार्टमेंट में एंटर होता है एंड देखता है कि सैडी एंड सैमी, जो कि मैच का करंट बॉयफ्रेंड है, दोनों बात कर रहे हैं। वो एक प्लान डिस्कस कर रहे थे जिसमें किसी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही थी। अब ज़्यादा गौर से सुनने पर जेक को पता लगता है कि ये तो उसी की लिखी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है, कि एक ट्रांसलेशन है पीरे ब्रेतुइल के नॉवल ले रोसिग्नोल दी बॉयज़ की एंड मैच ने ये मैन्युस्क्रिप्ट सैमी को दे दी। ये वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो जेक मैच के घर भूल गया था एंड मैच ने सैमी को दी एंड अब सैमी सैडी के साथ डिस्कस कर रहा है किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करने के लिए इस मैन्युस्क्रिप्ट पर बेस्ड मूवी बनाने को लेकर। बट ह्यूगो भी इससे मिलता जुलता ही कुछ प्लान कर रहा था एंड सैडी को तो उसकी पहली मूवीज़ में काम भी मिला है एंड ह्यूगो के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी वो डेफिनेटली कास्ट होने वाली थी, तो उसे ह्यूगो के प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में भी पता होगा। तो कहने का मतलब है कि सैडी एंड सैमी दोनों मिलकर जेक की मैन्युस्क्रिप्ट पर मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे एंड वो अपने प्रोजेक्ट को ह्यूगो से बेटर प्रेजेंट करना चाहते थे ताकि प्रोड्यूसर ह्यूगो की मूवी की जगह उनकी मूवी को प्रोड्यूस करने में पैसा लगाए एंड ह्यूगो को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले जिससे ह्यूगो को लॉस होगा। एक तरह से ह्यूगो को लॉस पहुंचाने का प्लान बन रहा था, बट सैडी ऐसा क्यों कर रही थी? तो इसका आंसर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूगो को पसंद नहीं करती थी, उसको लॉस पहुंचाकर वो उसे वीक बनाना चाहती थी। एंड रही बात सैमी की, तो सैमी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सो वो सैडी की हेल्प करता है ताकि उसका भी कुछ प्रॉफिट हो एंड वो दोनों इस मैन्युस्क्रिप्ट के बदले जेक को कुछ भी नहीं देने वाले थे। सो इसलिए जेक को बहुत गुस्सा आता है। वैसे अब तक की स्टोरी सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका टाइटल मर्डॉक ने अंडर द नेट क्यों रखा। कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसकी स्टोरी में। ऐसा लगता है कि नॉवल के प्लॉट के नाम पर मर्डॉक ने वाकई में नेट माने एक जाल ही बनाया है। तो चैप्टर 11 की स्टार्टिंग एग्जैक्ट वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 10 की एंडिंग हुई थी। तो जेक सैडी एंड सैमी के प्लान को सुन लेता है एंड उन दोनों की बातों से उसे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि उसकी लिखी मैन्युस्क्रिप्ट सैमी के अपार्टमेंट में ही है।
तो जेक फिन को कॉल करके बुलाता है एंड दोनों सैमी के अपार्टमेंट में चोरी छिपे पहुंचते हैं। ट्रांसलेशन तो उन्हें नहीं मिलती बट मिस्टर मार्स मिल जाते हैं। मिस्टर मार्स एक जर्मन शेफर्ड डॉग हैं जो कि काफ़ी मूवीज़ में आ चुके हैं, काफ़ी फेमस मूवी स्टार हैं एक तरह से। अब जेक तो ज़िद कर लेता है कि सैमी के घर से खाली हाथ तो वो नहीं जाने वाला। तो डिसाइड होता है कि वो मिस्टर मार्स को ही साथ ले जाएंगे, बट मिस्टर मार्स तो पिंजरे में बंद होते हैं एंड उसको अनलॉक भी वो नहीं कर पाते। वो मिस्टर मार्स को पिंजरे के साथ ही उठा ले जाते हैं एंड इसके बाद जेक एक न्यूज़पेपर में एना के वाया पेरिस हॉलीवुड जाने का आर्टिकल पढ़ता है। नेक्स्ट चैप्टर में जैक डिसाइड करता है कि वो ह्यूगो को सैमी एंड सैडी के प्लॉट के बारे में बता देगा। इसलिए वो बेल फाउंडर मूवी स्टूडियो में जाता है मिस्टर मार्स के साथ। अब तक पिंजरे का लॉक तोड़ लिया था, वो स्टूडियो जाता है एंड देखता है ह्यूगो की मूवी के सेट को। बहुत ही रॉयल सेट था एंड ह्यूगो भी उसे वहाँ दिख जाता है। अब वहाँ मूवी की शूटिंग ना होकर सेट के सेंटर में लेफ्टी टॉड की स्पीच चल रही थी एंड काफ़ी क्राउड भी था। याद करिए लेफ्टी टॉड को जेक को कहाँ मिला था। चलिए मैं बताती हूँ। लेफ्टी टॉड जो कि डेव का फ्रेंड है, जेक को पब में मिला था जब डेव, फिन एंड जेक ह्यूगो को ढूंढ रहे थे एंड काफ़ी टाइम उन चारों ने साथ में स्पेंड किया। तो स्पीच चल रही होती है एंड जेक ह्यूगो को लिटरली खींच कर ले जाता है क्राउड में से बात करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पुलिस आ जाती है एंड भगदड़ मच जाती है एंड मिलने के बाद बात किए बिना ही ह्यूगो एंड जेक अलग हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी क्योस क्रिएट हो गया था। बट मिस्टर मार्स जेक के साथ ही थे। यहाँ जेक काफ़ी चालाकी से काम लेता है एंड मिस्टर मार्स को बोलता है टू प्ले डेड एंड मिस्टर मार्स ऐसा ही करते हैं एंड जेक पुलिस को बताता है कि उसका डॉग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है एंड उसे वेट के पास लेकर जाना होगा। पुलिस उसे जाने देती है। वहाँ से निकलते ही जेक कमांड देता है मिस्टर मार्स को उठ जाने की एंड मिस्टर मार्स उठ भी जाते हैं। इमेजिन करिए कि ये सीन कितना अडोरेबल होगा। इसके बाद जेक एंड मिस्टर मार्स स्लीपिंग बेंच पर ही नाइट स्पेंड करते हैं। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में सुबह होने के बाद जेक मिस्टर मार्स के साथ डेव के अपार्टमेंट जाता है एंड डेव उसको बताता है कि सैमी ने उसके लिए 600 पाउंड्स का चेक भेज दिया है जैसे कि सैमी ने उसको बोला था। अब फिर एक नई मुसीबत कि सैमी ने चेक भेज दिया, अब वो मिस्टर मार्स का क्या करेंगे। डेव, फिन एंड जेक डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिस्टर मार्स का क्या किया जाए। जेक आइडिया देता है कि वो डॉग के बदले सैमी से अच्छी खासी रैंसम वसूले ताकि सैमी से वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट चुराने का बदला ले सके। बट डेव उसको कहता है कि सैमी एंड सैडी ने इसमें कुछ भी इलीगल नहीं किया है। जेक की मैन्युस्क्रिप्ट तो जीन पेरे की नॉवल की एक ट्रांसलेशन ही है एंड उस पर जेक का किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट नहीं है। लेकिन हाँ, जेक ने मिस्टर मार्स को किडनैप किया है, ये इलीगल काम ज़रूर है। जेक उदास हो जाता है क्योंकि डेव एकदम सही बात बोल रहा था, बट समहाउ वो डेव को कन्विंस कर लेता है और 100 पाउंड्स रैंसम मनी डिसाइड करते हैं एंड डेव एक लेटर लिखता है, एक किडनैपिंग लेटर कि अगर अपने कुत्ते की सलामती चाहते हो तो 100 पाउंड्स लेकर आ जाना, इस टाइप का लेटर। इसी बीच उसे मैच के 2 टेलीग्राम्स मिलते हैं जिसमें मैच लिखती है कि वो पेरिस जा रही है एंड उसके पास जेक के लिए वहाँ एक जॉब ऑफ़र है। सेकंड में उसे 30 पाउंड्स मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली उसके पेरिस ट्रिप के लिए थे। बट कुछ ही देर बाद डेव को पता लगता है कि सैमी ने 600 पाउंड्स वाला चेक कैंसिल कर दिया है एंड वो ये बात जेक को बता देता है। अब तो जेक के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो मैच के दिए ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले एंड पता लगाए कि मैच का क्या प्लान है। एंड वैसे भी एना भी पेरिस में हो सकती थी क्योंकि उसके बारे में उसने एक आर्टिकल पढ़ा था। बट पेरिस जाने से पहले वो हॉर्स राइडिंग में लायर बर्ड नाम के हॉर्स पर पैसा लगाता है फिन के साथ मिलकर अराउंड 50 पाउंड्स एंड पैसा लगाकर बिना रिज़ल्ट जाने जेक फ्रांस जाने के लिए निकल पड़ता है। चैप्टर 14 में हमें पता लगता है कि जेक पेरिस आ चुका है
एंड एक बुक स्टोर के पास से गुज़रते हुए वो जिन पेरे ब्रेतोइल को देखता है। वही राइटर जिसके शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स को जेक इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। एंड उसे पता लगता है कि जीन को एक लिटरेरी प्राइज़ मिला है। जेक को काइंड ऑफ जेलसी होती है क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि जीन एक एवरेज राइटर है। एक अफसोस होता है उसे अपनी थिंकिंग पर, इसी के साथ उसे जेलसी भी होती है। काफ़ी अजीब बात है ये तो, क्योंकि जीन की राइटिंग्स को ट्रांसलेट करके ही जेक थोड़े पैसे कमाता था। बट अब उसे जलन हो रही थी एंड मन ही मन वो सोचता है कि मैं क्यों इसके वर्क्स को ट्रांसलेट करता हूँ जबकि मैं खुद लिख सकता हूँ। एंड ये एक एवरेज राइटर होकर भी प्राइज़ जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। मतलब जे खुद को जीन से बेटर मान रहा था एंड क्लियरली उसे जीन को अवार्ड मिलने की वजह से जलन तो हो रही थी। इस जेलेसी के चलते वो खुद को एक प्रॉमिस करता है कि अब वो जीन के किसी भी नॉवल या शॉर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट नहीं करेगा, चाहे उसे कोई कितनी भी अमाउंट ऑफ़र करे तब भी नहीं। ये डिसाइड करने के बाद अब जेक फाइनली मैच के होटल रूम पहुंच जाता है एंड मैच को देखते ही सरप्राइज़ हो जाता है। वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। मैच जेक को बताती है कि उसे एक शिपिंग मोगुल के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है जो मूवी मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। एंड बातों बातों में जेक को पता लगता है ये जो शिपिंग मोगुल है उसके इस इन्वेस्टमेंट वेंचर में जीन का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि उसी के ही लिखे लेटेस्ट नोवेल पर ये मूवी बन रही थी। जीन इस मूवी मेकिंग में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व है। जीन का नाम सुनते ही जेक का इस नए काम में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है एंड उसे समझ नहीं आता कि यहाँ उसको हायर करने की ज़रूरत क्या है। ये काम तो कोई भी कर सकता है, तो मैच ने जेक को ही ऑफ़र क्यों दिया। खैर ज़्यादा सवाल वो मैच से नहीं करता एंड मैच का ये ऑफ़र वो रिजेक्ट कर देता है एंड एक्सक्यूज़ भी देता है कि ऑफ़र में उसके लिए करने को कुछ भी नया नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट इसके बाद भी मैच जेक को बाकी बातें बताती है। वो कहती है कि उसका एंड सेमी का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि सेमी सिर्फ उससे जेक की मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाने के लिए ही यूज़ कर रहा था एंड जब उसने वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसे दे दी तो सेमी ने मैच को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एज एन अपॉलोजी वो जेक को ये जॉब ऑफ़र कर रही थी। खैर मैच को भी सेमी एंड सैडी के प्लान के बारे में पता होता है एंड वो जेक को कहती है कि ये जो न्यू फिल्म कंपनी एस्टेब्लिश होने वाली है इसके बाद ह्यूगो के स्टूडियो का बंद होना पक्का ही समझो एंड ये कंपनी जीन के वर्क्स के राइट्स भी ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी है। तो इससे तो सैडी एंड सेमी की प्लानिंग भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि ये दोनों भी ऐसा करने का प्लान बना रहे थे बट अब उनका कोई चांस नहीं था। इसके बाद वो जेक को एक काम की बात बताती है कि मिस्टर मार्स अब रिटायर हो चुके हैं, तो अब उसका प्राइस भी एक हाउस होल्ड पेट जितना ही होगा। अब ये बात से जेक काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने तो मिस्टर मार्स को किडनैप ही सेमी से पैसे वसूलने के लिए किया था, बट सेमी ने क्लेवरली मिस्टर मार्स को रिटायर्ड डिक्लेयर कर दिया और उसके प्लान पर पानी फेर दिया। सेमी काफ़ी सेल्फिश है। इस डॉग की वजह से उसने इतना पैसा कमाया, उसको इतनी आसानी से छोड़ दिया। अब ये सब बातें जानकर जेक का मूड बहुत ख़राब हो चुका था, तो वो मैच के होटल रूम से बाहर निकल जाता है एंड शहर में यूं ही घूमने लगता है एंड उसे पता लगता है कि आज बेस्टिल डे है। वो घंटों यूं ही पेरिस की गलियों में घूमता रहता है एंड अब तो उसके दिमाग में कोई थॉट्स भी नहीं चल रहे थे। इतना सब पिसने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया था। तभी अचानक से फायरवर्क्स देखते हुए उसे वहाँ एना दिख जाती है। वो उसे फॉलो करने का ट्राई करता है बट क्राउड काफ़ी था, फिर भी वो ट्राई करता है एंड एक पार्क में वो उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि एना अपने शूज़ उतार देती है ताकि उसे ग्रास पर भागने में आसानी हो एंड वो जेक की नज़रों से दूर भाग जाती है। बट जेक को पता नहीं लगता एंड वो किसी और को एना समझकर उसके पीछे जाता है और देखने पर उसे पता लगता है कि एना ने उसे चकमा दे दिया है। अब तो सब तरफ से जेक की हार हो चुकी थी। काम भी गया, सर से छत भी गई एंड अब तो लड़की भी गई, जिससे उसको उम्मीद थी कि वो उसे पेरिस में मिलने के बाद मना लेगा एंड वो फिर से एक साथ हो जाएंगे।
खैर थका हुआ एंड लिटरली हारा हुआ जेक वापस लंदन आ जाता है एंड वापस आकर उसे पता लगता है कि पेरिस जाने से पहले जो लायर बर्ड नाम के हॉर्स पर पैसा लगाकर गया था वो जीत गया एंड उसका शेयर छोड़कर एंड अपना शेयर लेकर फिर अपनी होम कंट्री आयरलैंड चला गया है। जैसे कि वो हमेशा से चाहता था कि पैसों का इंतज़ाम होते ही वो हमेशा के लिए आयरलैंड चला जाएगा। खैर पैसे जीतने को लेकर जेक को ज़रा भी खुशी नहीं हुई क्योंकि अब तो उसका बेस्ट फ्रेंड फिन भी उसको छोड़कर जा चुका था। अब जेक डिप्रेशन में चला जाता है एंड कितने ही दिनों तक वो डेव के घर में पड़ा रहता है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था कि अब तो उसकी बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं थी। चैप्टर 17 में हमें पता लगता है कि जेक अब खुद को संभालने में लगा है एंड एक सीरियस 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब करता है एक हॉस्पिटल में जो कि डेव के अपार्टमेंट के पास ही था। एक रूटीन फिक्स हो गया था उसका जिससे उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में हेल्प मिल रही थी एंड उसकी हालत में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। एक दिन इमरजेंसी केस आता है एंड वो इमरजेंसी केस किसी और का नहीं बल्कि ह्यूगो का ही होता है। जेक को पता लगता है कि किसी पॉलिटिकल मीटिंग के दौरान किसी ने ह्यूगो के सर पर ईंट दे मारी थी जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जेक अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश होता है बट उसकी हालत देखकर दुखी भी एंड वो डिसाइड करता है कि अब वो ह्यूगो के सामने सब बातें कन्फेस करके ही रहेगा एंड उससे माफ़ी मांगेगा चाहे कुछ भी हो। बट जेक जब ह्यूगो से बात करने के लिए जाता है तो उसे स्टाफ मना कर देता है कि वो पेशेंट से बात नहीं कर सकता। बट अब जेक रुकने वाला नहीं था। वो तो डिसाइड कर चुका था कि वो तो ह्यूगो से मिलकर ही रहेगा। तो वो प्लान करता है कि वो रात के 1 बजे के बाद ह्यूगो से मिलने आएगा एंड इसके लिए वो स्टोर रूम की विंडो खुली छोड़ देता है ताकि रात में उसे छिपकर आने में आसानी हो। तो जेक ऐसा ही करता है एंड ह्यूगो के रूम में एंटर कर लेता है उसे सब बताने के लिए। बट एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ भी वैसा कुछ भी नहीं होता जैसा जेक ने सोच रखा था। वो तो माफ़ी मांगने एंड सब कन्फेस करने एंड और भी न जाने क्या क्या ह्यूगो को बताने का सोच कर आया था। बट यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया था। जेक सबसे पहले ह्यूगो से एना के बारे में पूछता है कि एना तो ह्यूगो के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो पेरिस चली गई। बट ह्यूगो इसका आंसर ठीक से नहीं देता लेकिन वो जेक की बुक के बारे में बात करता है एंड उसे कहता है कि वो बुक उसे काफ़ी अच्छी लगी। बट जेक ह्यूगो को बताता है कि द साइलेंसर बुक का ज़्यादातर मैटर ह्यूगो के ही फ़िलोसॉफिकल थॉट्स पर बेस्ड है। लेकिन ह्यूगो सरप्राइज़ होता है एंड बोलता है कि उसको तो बुक पढ़ने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा एंड उसको हैरानी भी होती है कि जेक ने ऐसा क्यों कहा। अब जेक फिर से ह्यूगो को एना के बारे में पूछता है एंड कहता है कि मुझे क्लियरली बताओ कि एना कहाँ है। तब ह्यूगो उसे बताता है कि एना उसको प्यार करती है बट वो एना को प्यार नहीं करता एंड जब एना ने उसको अप्रोच किया तो उसने क्लियरली मना कर दिया एंड शायद यही वजह रही कि वो यहाँ से चली गई। जेक को ये जानकर बहुत दुख होता है कि जिसको वो इतना चाहता है वो किसी और को चाहती है एंड ह्यूगो जेक को ये भी बताता है कि वो तो एना की सिस्टर सेडी को चाहता है एंड आगे की बात सुनकर तो जेक शॉक हो जाता है जब ह्यूगो उसको बताता है कि एक्चुअली सेडी इज़ इन लव विद जेक। अब तो जेक के सारे कैलकुलेशन उल्टे पड़ रहे थे। उसे तो लगता था कि सेडी ने सैमी के साथ मिलकर उसको हाउस अरेस्ट कर रखा है बट ह्यूगो उसको बताता है कि ऐसा सेडी ने इसलिए किया क्योंकि सेडी को लगता था कि जेक उसके लिए फेथफुल नहीं रहेगा एंड वो उसको छोड़कर चला जाएगा। तो अब जेक धीरे धीरे समझ रहा था एंड जो उसने सेडी के बारे में सोचा वो सब गलत था कि वो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट के बदले उसको कुछ भी नहीं देने वाली है एंड हाउस अरेस्ट की बात भी गलत निकली। ह्यूगो जेक को कहता है कि अगर चेक करना है तो उसके अपार्टमेंट जाकर वो एना को उसके भेजे लेटर्स देख सकता है। वो जेक को बताता है कि उन सब के बीच लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव डायमंड है। मतलब जेक एना को चाहता है एंड एना ह्यूगो को एंड ह्यूगो सेडी को एंड सेडी जेक को। क्या ट्विस्ट है।
अब ह्यूगो जेक को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हॉस्पिटल से बाहर निकलने में हेल्प करे। जेक एग्री हो जाता है, बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि जब मैं सैडी के घर पर था और तुमने कॉल किया था और मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई थी, तो तुमने फ़ोन क्यों कट कर दिया था? तो ह्यूगो उसे कहता है कि देखो, जब ट्रीटमेंट में हम मिले थे एंड उसके बाद तुम अचानक से गायब हो गए और तुमने कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो मत करो। सो अब जेक एंड ह्यूगो ट्राई करते हैं हॉस्पिटल से बाहर निकलने की, लेकिन दोनों को हॉस्पिटल का स्टाफ पकड़ लेता है एंड ह्यूगो का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बट जेक की जॉब चली जाती है। खैर, जेक ह्यूगो के सामने तो कुछ नहीं बोला, बट बात एना की थी, तो वो कंफर्म करने के लिए ह्यूगो के अपार्टमेंट से एना के लेटर्स चुरा लेता है एंड उसे यकीन हो जाता है कि ह्यूगो सच बोल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेक ह्यूगो से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो ह्यूगो उसे वहाँ नहीं मिलता। ह्यूगो लंदन से जा चुका था एंड उसे बाद में पता चलता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी ह्यूगो लेफ्टी टॉड के नाम करके चला गया था। ह्यूगो लेबर पार्टी का मेंबर था, सो उसने टॉड को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया था। सो फाइनली बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, मीन्स चैप्टर 20। जेक मिसेस टिंकम की न्यूज़पेपर शॉप पर जाता है। मिस्टर मार्स उसके साथ ही हैं। काफ़ी मेल्स थे उसके पास जो उसने पढ़ने थे। इनमें से सबसे पहला था जीन के नॉवल की ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट, जिसके बारे में जेक पहले ही डिसाइड कर चुका था कि अब वो ऐसा नहीं करने वाला। सेकंड मेल फिन की तरफ से था, जिसमें वो जेक को बता रहा था कि वो आयरलैंड आ गया है। अब ये बात तो जेक को डेव बता चुका था। नेक्स्ट लेटर सैडी की तरफ से था, जिसमें सैडी लिखती है कि सैमी को अब मिस्टर मार्स की कोई ज़रूरत नहीं है एंड जेक अगर मिस्टर मार्स को रखना चाहता है तो वो उसे 700 पाउंड्स में ख़रीद सकता है। जेक के पास तो टोटल अमाउंट ही 700 पाउंड्स थी, जो वो लायर बर्ड पर बेट लगाकर जीता था, मगर उसने अभी इसका यूज़ नहीं किया था। वैसे 700 पाउंड्स काफ़ी बड़ी अमाउंट थी एंड इससे जेक फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकता था, बट जेक सेमी को 700 पाउंड्स का चेक भेज देता है एंड मिस्टर मार्स को अपने पास रख लेता है। ऐसा करने के बाद वो मिस्टर टिंकम को बताता है कि वो अब एक पार्ट टाइम जॉब करेगा एंड किसी और के वर्क को ट्रांसलेट करने के बजाय वो अब खुद का लिखना स्टार्ट करेगा। एंड इसी दौरान वो एना को रेडियो पर गाना गाते हुए सुनता है, सो शायद उसे हॉलीवुड में अच्छा चांस मिल गया होगा एंड वो सैडी की तरफ ना जाने का भी डिसीज़न लेता है एंड ये डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ खुद के करियर पर ही फोकस करेगा। एंड इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है। सो वाकई ये नावल नहीं, एक जाल ही बुना है आयरिस मर्डॉक ने। कितना कुछ है इसकी स्टोरी में एंड इससे हमें मर्डॉक की इंटेलिजेंस का भी पता लगता है। प्लॉट तो गज़ब है इस नावल का। सो मैं फिर से कहूँगी कि बार बार सुनना या फिर विकीपीडिया पर पढ़ना इस नावल की स्टोरी को, तभी डाउट्स क्लियर होंगे एंड तभी ये नावल की स्टोरी अच्छे से समझ आ पाएगी। सो नेक्स्ट हैं आपके सामने MGSU के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।